हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं डीजे सर दिनेश जैन, आपका फिजिक्स मेंटोर मेरिट्रिक इंस्टीट्यूट कोटा में आपका स्वागत करता हूं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट लेक्चर आपको बता रहे हैं, जो बोर्ड में, नीट में एंड जेई में सभी बच्चों के लिए क्या है कि इक्वली काम करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बच्चों सबसे पहले क्या है कि हम बात पढ़ते हैं करंट क्या होती है। इसके बाद में क्या है कि करंट का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपको रेजिस्टेंस बताएंगे। रेजिस्टेंस के बाद आपको क्या है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे होगा उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या है कि मेसनर इफेक्ट वगैरह वो बताएंगे, आपको कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे, आपको कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। इसके बाद आपको क्या है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद आपको वोल्टमीटर, मीटर, गैलोमीटर इनके फंक्शनिंग और क्या है कि वोल्टेज का मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे। कन्वर्जन कैसे करते हैं गैलोमीटर का अमीटर में, गैलोमीटर का वोल्टमीटर में, ये कन्वर्जन आपको बताएंगे। पोटेंशियोमीटर बताएंगे, मीटर ब्रिज बताएंगे और रिलेवेंट आपको प्रॉब्लम डिस्कस कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, जिससे क्या है कि बात करते हैं करंट की। किसी भी क्या है कि किसी भी सर्किट में क्या है कि करंट का फ्लो जो हम बताते हैं, करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई को अपन लिखते हैं, अगर डेल्टा क्यू चार्ज किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम के अंदर फ्लो होता है तो हम करंट को लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये बात है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं, आई को लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम के अंदर फ्लो होगा तो करंट की यूनिट है एम्पियर। यदि चार्ज कांस्टेंट होता हो तो हम लिखेंगे, अगर क्यू चार्ज कांस्टेंट चार्ज टी टाइम के अंदर फ्लो होता हो तो आई को लिखेंगे हम क्यू अपॉन टी। कई बार न्यूमेरिकल में आपको क्या है कि करंट एंड टाइम का ग्राफ दिया होगा तो आपको क्या है कि वो क्या देगा, करंट टाइम का ग्राफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो देगा। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को क्या है कि अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे वो आपको बताते हैं। रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए क्या है कि यहाँ पर हम मानते हैं कोई भी क्या है कि हमारे पास कोई स्पेसिमेन है जिसके अंदर हमको क्या है कि रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करेगा ये आपको बता रहे हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे वो बात आपको यहाँ पे बताते हैं। करंट को जब भी हम डिफाइन करते हैं किसी भी स्पेसिमेन में, जब भी हम करंट को डिफाइन करेंगे, करंट को हम लिखते हैं एन ई ए वी डी से। वी डी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी डी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। किसी भी क्या है कि कंडक्टिंग मटेरियल में जब करंट की फ्लो की बात करते हैं तो अपन क्या है कि सिस्टम में एक्सेलरेशन जीरो मानते हैं और क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि किसी भी क्या है कि कंडक्टिंग मटेरियल में जब अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है कि डायरेक्शन क्या है कि बिल्कुल क्या है कि सिस्टमेटिक हो जाती है, यूनिक डायरेक्शन हो जाती है और करंट का फ्लो होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थर्मल वेलोसिटी से। जो थर्मल वेलोसिटी देते हैं अपन, वो थर्मल वेलोसिटी को लिखते हैं वी आर एम एस इक्वल टू √3 के टी अपॉन एम। के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ये थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है, ये एम यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का, टी यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में। थर्मल वेलोसिटी का क्या है कि जो ऑर्डर आएगा ये बच्चों आएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल में के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है आर अपॉन एन, जिसको अपन क्या है कि रख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू अपन सबको पता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.3 ऐसे सिस्टम में, और एन एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरीके से अपन क्या है कि आरएमएस वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बात करेंगे किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, उनकी रैंडम मोशन होती है। तो क्या है कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम होती है और एवरेज थर्मल वेलोसिटी, थर्मल क्यों बोल रहा हूं, टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी है एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। तो आप इस बात को क्या है कि समझ गए होंगे, जब तक किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, चार्ज का क्या है कि मोशन होगा, लेकिन करंट का फ्लो नहीं होगा। अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लीजिए कि चार्ज के फ्लो होने से करंट का फ्लो नहीं होता, चार्ज के डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होने से करंट का फ्लो होता है। जैसे क्या है कि नीट के अंदर या जेई में क्या है कि बच्चे के या बोर्ड में सिर्फ पढ़ने से या एग्जाम देने से क्या है कि सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे। सही तरीके से क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करने से क्या है कि मार्क्स आएंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो, इसलिए हमें क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जब भी क्या है कि सिस्टम के अंदर जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो उस समय क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन को चेंज होने से कौन बचाएगा, बैटरी बचाएगी।
बैटरी क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी और बैटरी उसे धक्का देगी। जैसे टीचर क्या करता है क्लासरूम के अंदर, जब जब स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम को क्या है कि फेस करता है, तब तब क्या है कि टीचर उसको क्या है कि हेल्प करता है, उसे पुश करता है। रेगुलर क्लासेज के अंदर क्या है कि टीचर क्या करता है, उसे पुश करता है, ड्रिफ्ट करता है, और बच्चा क्या है कि डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक यहां भी ऐसे कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा, पॉजिटिव आयन से। इलेक्ट्रॉन की क्या है कि डायरेक्शन किधर होगी, किधर भी हो सकती है। जिस मोमेंट पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है, जिस मोमेंट उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, उस मोमेंट बैटरी अपनी एनर्जी सप्लाई करेगी, बैटरी उसे धक्का देगी, ड्रिफ्ट कराएगी। इस तरीके से क्या है कि बार बार बैटरी उसे धक्का देगी, बार बार बैटरी उसको क्या है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज होने से बचाएगी। इस तरीके से जितनी बार क्या है कि बैटरी उसे धक्का देती है, जितनी बार बैटरी इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो सारी क्या है कि सारी वेलोसिटी का जब एवरेज निकाल देते हैं, वो हमारा निकलता है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे क्या है कि कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं होता, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए जाएगा, टकराएगा, फिर से क्या है कि फुस। तो कहने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, टकराएगा, फिर बैटरी की हेल्प से क्या है कि फिर से उसकी डायरेक्शन को चेंज होने से बचाएगी। तो बार बार इंटरवल में इलेक्ट्रॉन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता जाता है। अब ये क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पूछी जा सकती है। ये क्या चीज है, स्पीड एक्वायर्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किसी भी कंडक्टिंग क्रिस्टल में देखो ये इलेक्ट्रॉन चला, अगर हमने बैटरी लगा दी, बैटरी का काम वही है, टीचर का मतलब गुरु। बिना गुरु के क्या है कि कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता। गुरु का मतलब ये नहीं कि टीचर फिजिकल सेंस में प्रेजेंट हो, ये बुक भी आपका क्या है कि गुरु हो सकती है, भगवान भी आपका गुरु हो सकता है, बुक भी आपकी गुरु हो सकती है। गुरु का मतलब क्या है, जो आपकी क्या है कि प्रिपरेशन को गाइड करे। बैटरी का मतलब क्या है, बैटरी जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा, उस समय जिस समय डायरेक्शन चेंज होने वाली होगी, डायरेक्शन को चेंज होने से बचाएगी बैटरी। उस बैटरी जो एनर्जी देगी, जो वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी, उसी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो देखो ये यहां पे हाई पोटेंशियल, ये यहां पे लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन लो से हाई चलेगा, टकराएगा, बार बार बैटरी उसे धक्का देगी और क्या है कि उसे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा देगी। सारी बार जितनी बार भी क्या है कि बैटरी ने क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करा है, सारे ड्रिफ्ट का एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, और इस कंडक्टिंग मटेरियल की लेंथ मान लेते हैं L है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको लिखा हमने A इंटू टो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लिखते हैं लेमडा अपॉन VRMS। लेमडा क्या है, यहाँ पे मीन फ्री पाथ है, और ये VRMS क्या है, RMS वेलोसिटी है। सारे फ्री पाथ का जो एवरेज होगा उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंडमली चल रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में, जब तक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से नहीं टकराता है, उसकी क्या है कि अपन मोशन को स्ट्रेट लाइन मानते हैं, वो एक फ्री पाथ है। तो बार बार क्या है कि इलेक्ट्रॉन कई सारी क्या है कि फ्री पाथ को फॉलो करेगा। सारे फ्री पाथ का जो एवरेज है उसको बोलते हैं मिनी फ्री पाथ, जिसको हमने लिखा है लेमडा से। तो देखिए ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको लिखा एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, और E क्या होगा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। कई बार आपसे क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नीट में, जेईई में, बोर्ड में पूछेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, लेंथ के साथ क्या रिलेशन है। तो आप क्या देख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या देख रहे हैं आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ अगर आप देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। और यदि आप लेंथ के साथ देखेंगे तो यह आएगा हाइपरबोला। लेंथ के साथ देखेंगे तो क्या आएगा, हाइपरबोला। तो ये तो क्या हुई बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब हम आपको बात बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में, तो देखिए हमने क्या है कि करंट को क्या लिखा है, हमने करंट को लिखा है NEAVD। तो देखिए ये करंट का हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या लिख दें, VD को अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा अपन ने, EE अपॉन M इंटू 2, और E को क्या लिखा हमने, E को हमने लिखा V अपॉन L।
तो यहां से हम लिखेंगे आई अपॉन वी, जो क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल। ये आई अपॉन वी जो आया ना, आई अपॉन वी क्या आया, एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल। यहां पे आई अपॉन वी के रेशियो को बोलते हैं 1 अपॉन आर। तो यहां से क्या है कि रेजिस्टेंस डिफाइन होगा, इसको लिखा अपन ने 1 अपॉन आर। तो यहां पे आर क्या आया, आर आया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, जिसको क्या लिखा वी अपॉन आई। अब क्या है कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको क्या है कि नीट में, जेई में, बोर्ड में, सब में पूछ जाती है। याद रखना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू न तो V पे डिपेंड करती है न I पे डिपेंड करती है, लेकिन V और I दोनों R पे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पर, डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पर। लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। साथ में डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किस बात पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, साथ में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम बात करेंगे कंडक्टिंग मटेरियल की, तो कंडक्टिंग मटेरियल में क्या है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या है कि कंडक्टर सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, जबकि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा आइडियल इंसुलेटर का जैसा बिहेव करता है। कंडक्टर के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 29 पर क्यूबिक मीटर। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होता है 10 पावर 14 पर क्यूबिक मीटर। इंसुलेटर में तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर में डिक्रीज होते हैं, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। जबकि बात करेंगे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या है कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। कंडक्टर की बात करें और स्पेशली तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो क्या है कि बाकी सारी चीजें कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एक और टर्म आपको बता रहा हूं, आर ए अपॉन एल, जिसको हम बोलते हैं रो, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। याद रखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर, कंडक्टिविटी यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहां से हम बात क्या करेंगे, यहां से हम बात करेंगे रो क्या आ गया, रो आ गया एम अपॉन एन स्क्वायर टो। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ओके, अब आपको क्या है कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन बताएंगे, रेजिस्टेंस की क्या है कि डिपेंडेंसी बताएंगे। आपको क्या है कि नीट में, जेई में, बोर्ड में क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं, तीनों के लिए बात कर रहे हैं। कई बार न्यूमेरिकल में पूछ जाता है स्मॉल वेरिएशन के लिए। स्मॉल वेरिएशन कहां तक आते हैं, जब भी चेंज 5% या उससे कम होगा उसको लेंगे हम स्मॉल वेरिएशन की कैटेगरी में। यदि चेंज क्या है कि जनरल चेंज होगा, जैसे किसी कंडक्टिंग मटेरियल की लेंथ उसने क्या कर दी, डबल कर दी, 1.5 गुनी कर दी, तो आप क्या है कि ये जनरल चेंज से फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं अपन, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टो, जो क्या था वी अपॉन आई। अब यहां पे ये फॉर्मूला आपको बता दिया, तो पहले आपको क्या है कि ओम्स लॉ भी बता देते हैं। ओम्स लॉ होता है V प्रोपोर्शनल I। याद रखना V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ को डिफाइन नहीं करती है, V प्रोपोर्शनल I ओम्स लॉ है। V प्रोपोर्शनल I का मतलब क्या है, यदि कंडक्टर का अक्रॉस क्या है कि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। और जो डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करती है उनको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेज, और जो डिवाइसेज ओमिक लॉ को ओबे नहीं करती हैं, ओम्स लॉ को, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेज। जैसे रेक्टिफायर, जैसे क्या है कि थायरिस्टर, जैसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर बोला, थायरिस्टर बोला, जिसमें भी क्या है कि V और I का रिलेशन नॉन लीनियर होगा, जिसमें क्या है कि V का I के साथ रिलेशन V की क्या है कि साइन पर डिपेंड करेगा फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ V। अगर वो साइन पर डिपेंड करेगा V पर तो क्या है कि वो हम बोलेंगे ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रही है। जहां पे क्या है कि जैसे थायरिस्टर, जहां पे क्या है कि करंट की किसी एक वैल्यू पर वोल्टेज की 2 वैल्यू आती हो, उनको बोलते हैं थायरिस्टर, उसमें भी क्या है कि ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। तो ओम्स लॉ कहां ओबे नहीं हो रहा, रेक्टिफायर में ओबे नहीं हो रहा, मींस सेमीकंडक्टर में ओबे नहीं हो रहा। जहां पे क्या है कि V का I के साथ रिलेशन यूनिक नहीं होगा, वहां भी ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। जैसे हमने बोला थायरिस्टर में, जैसे हमने बोला जहां भी क्या है कि V का I के साथ जो रिलेशन है, V की क्या है कि V के साइन पर डिपेंड करेगा, वहां भी ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। अब आपको क्या है कि कुछ और बात पे लेके चलते हैं, R की क्या है कि डिपेंडेंस पे लेके चलते हैं, साथ में क्या है कि R के साथ आपको रेजिस्टिविटी वगैरह भी बताएंगे।
देखो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है ml/n²A2। ये आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। ये रेजिस्टेंस क्या है कि देखने से आपको पता क्या चल रहा है, किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है। Fn का मतलब है फंक्शन, फंक्शन का मतलब है डिपेंडेंसी। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है या जनरल मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, यहां पे किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एल पर, ए पर, एन पर और टॉप पर। एल और ए ये ज्योमेट्री का फंक्शन है, एल एंड ए ये किसका फंक्शन है, ज्योमेट्री का फंक्शन है। साथ में आप क्या देख रहे हैं, ये एन एंड टो ये किसका फंक्शन है, ये मटेरियल एंड टेम्परेचर का फंक्शन है, मटेरियल एंड टेम्परेचर का फंक्शन है। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिला, यहां पे इन जनरल हमें देखने को क्या मिला कि क्या है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर, मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पर। ओके, तो देखो आर डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पर, मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पर, इस पर आर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या है कि बात करेंगे कि इसकी रो की, रो क्या था आपके पास, रो था आपके पास m/n²2। रो किस पर डिपेंड कर रहा है, खाली एन और टो पर। रो किस पर डिपेंड कर रहा है, रो डिपेंड कर रहा है खाली एन और टो पर। रो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, रो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात, ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा है, जेईई मेंस में कई बार पूछा है, इस तरीके की बातें आपसे पूछी जाती रहेगी। तो आपको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि क्या है कि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी भी चेंज हो, क्योंकि रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ये तो किस पे डिपेंड करती है, खाली एन एन टो पर। जबकि रेजिस्टेंस किसकी वजह से भी चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस ज्योमेट्री में चेंज होने की वजह से भी चेंज हो सकता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे किसी कंडक्टिंग मटेरियल की यदि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी चेंज हुई है तो ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर है कि उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ होगा। आप सीधे से क्या है कि भेजे में आप ये बात घुसा लो, अगर किसी बच्चे को क्या है कि आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो एनआईटी में भी क्या है कि कंप्यूटर साइंस मिलेगी, सही ना, इतनी रैंक तो आई होगी उसकी। और या किसी बच्चे को एम्स दिल्ली मिला है, इसका मीनिंग है उसको क्या है कि दूसरे मेडिकल कॉलेज में तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा ना। तो आपको क्या पता चला है, अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस 100% चेंज होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ है तो गारंटी नहीं है कि रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्योमेट्री में चेंज होने की वजह से भी चेंज हो सकता है। अब आपको क्या है कि न्यूमेरिकल बताते हैं वेरिएशन कैसे निकालोगे। देखिए दो तरीके के क्या है कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, दो तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ जाते हैं। एक तो क्या है कि सिंपल बात बता रहे हैं आपको, देखो ये क्यों वेरिएशन है, वेरिएशन इन आर। ये आपको पूछा जाएगा किसकी वजह से, ज्योमेट्री की वजह से, या ये पूछा जाएगा आपको टेम्परेचर की वजह से। याद रखना रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फॉर ए गिवन मटेरियल केवल टेम्परेचर डिपेंड करती है, इसीलिए उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फॉर ए गिवन मटेरियल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। वो क्या है, जब मटेरियल फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर डिपेंड करेगी, वो ज्योमेट्री में चेंज होने पे चेंज नहीं होगी। तो देखिए ज्योमेट्री में चेंज होने का क्या है कि क्वेश्चन आपको दो तरीके का पूछा जाता है। एक तो क्या है स्मॉल वेरिएशन, एक आपको जनरल वेरिएशन। स्मॉल वेरिएशन के क्वेश्चन कब आएंगे, जब लेस देन 5% चेंज होगा। बाकी जनरल वेरिएशन अपन निकालेंगे फॉर्मूले से, R इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन ए। पहले आपको बात बता रहे हैं स्मॉल वेरिएशन के बारे में। स्मॉल वेरिएशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नीट में, बोर्ड में, जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। मजे लेते रहो, फंडे क्लियर करते रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पेपर बहुत मुश्किल नहीं आने वाला है। नीट में तो क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन क्या है कि अगर आप देखोगे तो हर साल 25 क्वेश्चन तो क्या है कि बिल्कुल ऐसे आते हैं एकदम लल्लू। अगर आपको क्या है कि थ्योरी अच्छी तरह पढ़ रखी है और फॉर्मूले याद हैं तो जो बच्चे क्या है कि फिजिक्स में डरते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और बोर्ड का तो हिसाब किताब ये है कि ये पढ़ लिया इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, आपको क्या है कि जो भी पढ़ा रहा हूं 100% कवर कर जाएगा। तो देखिए
आपको क्या है कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन बता रहा हूं लेंथ के साथ, तो हमारा क्या है कि फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे R प्रोपोर्शनल एल, और अगर एल कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम R को क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन हो गया। अगर क्या है कि मास कांस्टेंट हो, किसी क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट हो, मास ऑफ वायर कांस्टेंट हो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वायर का मास कांस्टेंट दिया है या ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये आपको पता चलेगा यदि किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा दिख जाए कि हमने वायर को स्ट्रेच किया है, हमने वायर को स्ट्रेच किया है या वायर को मेल्ट करके रिकास्ट किया है, दोनों केस में याद रखना ये क्वेश्चन किसका होगा, जब वायर का मास कांस्टेंट होगा। और मास कांस्टेंट होगा, अगर लेंथ चेंज करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा। तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, जब वायर का मास कांस्टेंट होगा, बिंदास लगाना, बिंदास, एकदम जिंदगी बन जाएगी बिंदास। ये कब बता रहा हूं, जब वायर का मास कांस्टेंट है, मास ऑफ वायर इज कांस्टेंट, तो लगाओगे ये प्यारा सा फॉर्मूला, तो लगाओगे ये प्यारा सा फॉर्मूला, तब लगाओगे R प्रोपोर्शनल एल, नहीं R प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होगा, R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एल स्क्वायर होगा, R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R4 होगा। ये फॉर्म ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि R क्या था, रो एल अपॉन ए, और यदि वायर के मास को एम डे से लिखा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो सपोज आप ए को चेंज करना चाह रहे हैं तो ए क्या लिखेंगे, एम डैश अपॉन एल इंटू डी, डी यहाँ पे डेंसिटी है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको आर क्या मिलेगा, रो एल, अगर मैंने ए को रख दिया एम डैश एल डी, तो आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधी सी कहेगी लैंग्वेज में क्या याद रखो, यदि वायर का मास कांस्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है नीट में, जेईई मेंस में, चुटकियों में, आपको ऐसा नहीं कि ये सारे क्या कि फॉर्मूले डिराइव करते रहोगे और वहां पे क्या है कि आराम से क्या है कि रिजल्ट में देखोगे कि नेगेटिव। आप क्या है कि पढ़ रहे हैं काहे के लिए, सेलेक्ट होने के लिए। दुनिया को क्या है कि आपकी लेबर नहीं दिखानी है, आपको आपकी स्मार्ट वर्क दिखाना है कि वी आर इंटेलिजेंट। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप क्या है कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा स्कोर कब आएगा, जब आपके पास सारी ट्रिक्स होंगी, और सारी ट्रिक्स कौन बताएंगे, डीजे सर। फॉलो करते रहिए, बिंदास मार्क्स आएंगे 100%। तो देखो आर प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है 1 अपॉन आर की पावर 4। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन की क्या है कि टेक्निक बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगर वायर का मास कांस्टेंट है, जिसमें क्या लिखा जाएगा, या तो क्या है कि हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया या वायर को मेल्ट करके हमने नया वायर कास्ट कर लिया। तो अगर वायर की लेंथ डबल कर देंगे, अगर वायर की लेंथ डबल कर देंगे तो एल की जगह 2L लिख दिया तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया, नहीं हो गया। याद रखिए, अगर वायर की लेंथ डबल करिए तो रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 4 टाइम्स। कभी कभी आपसे फ्रैक्शनल चेंज भी पूछेगा, कभी कभी परसेंटेज चेंज भी पूछेगा, तो कैसे बताओगे। ये देखिए, ये वायर था जिसकी लेंथ कितनी थी, एल, इसको स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, ये लिखा आएगा, स्ट्रेच करके इसको क्या कर दिया, लंबा कर दिया। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू क्या हो गया, 2L अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो आर डैश कितना हो गया, आर डैश आ गया 4R। अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए आपसे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। और फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाएगा तो चेंज अपॉन इनिशियल, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। तो यहां पे सोल्व करोगे तो 4R माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 300%। तो याद रखिए, वायर की लेंथ अगर हमने डबल करी है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स, और परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया, 300%। इसी तरीके से क्वेश्चन क्रॉस सेक्शन एरिया का आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन रेडियस का आएगा। अगर वायर को क्या है कि मेल्ट करके क्या है कि एक नया वायर बनाया जिसकी रेडियस कितनी कर दी अपन ने, r/2, अगर रेडियस r/2 कर दोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 जाओगे तो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अगर क्या है कि स्मॉल चेंज का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूले यूज करोगे। किसके लिए, स्मॉल चेंज के लिए ये प्यारे से फॉर्मूले आप यूज करोगे।
स्मॉल चेंज के लिए ये प्यारे से फॉर्मूले आप यूज करोगे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के वेरिएशन में। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू लिखोगे 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो क्या पता चला यहां से आपको? यहां से पता चला अगर लेंथ 1% इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस 2% इंक्रीज होगा। प्लस है ना, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। ये हस्बैंड वाइफ का जैसा रिलेशन है। अगर वाइफ दुखी तो हस्बैंड दुखी, वाइफ खुश तो हस्बैंड खुश। बात समझ में आ गई? तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो देखो अब आपको बता रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू क्या गया -2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। यहां माइनस साइन आ रहा है, मीन्स क्या है? अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1% बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस 2% घटेगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1% घटा तो रेजिस्टेंस 2% बढ़ेगा। ये आ गया रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। और ए इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर बात करेंगे किसके लिए? रेडियस के लिए, तो रेडियस का रिलेशन आएगा -4 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो क्या पता चला? यदि रेडियस 1% इंक्रीज करेंगे, यदि रेडियस 1% इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस 4% डिक्रीज होगा, और यदि रेडियस 1% डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस 4% इंक्रीज होगा। डायरेक्ट है, डायरेक्ट 2% इंक्रीज कर दिया तो 8% डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये तो बात किसकी हुई? ज्योमेट्री के साथ वेरिएशन की। अब आपको बता रहे हैं टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होगा। कई बार क्वेश्चन रेजिस्टिविटी का आता है, कई बार क्वेश्चन क्या है? रेजिस्टेंस का आता है। तो देखिए रेजिस्टेंस के साथ वेरिएशन का क्या है कि फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसा। ये आर है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 प्लस अल्फा। अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थीटा -0। याद रखना इस इक्वेशन को क्या है कि 0 केल्विन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ये आर 0 क्या है? रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आर थीटा क्या है? थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे रो थीटा इक्वल लिखेंगे रो 0 1 प्लस अल्फा थीटा -0। अब क्या है कि ये वेरी कैसे करेंगे, उसके लिए क्या है कि अल्फा की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर के लिए बात करोगे, किसके लिए बात करोगे? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, तो अल्फा पॉजिटिव होगा तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। याद रखना। लेकिन बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में क्या है कि चार्ज कैरियर के एजेंट कौन होते हैं? एक होल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर में क्या है कि चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगर बात करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो वहां पे क्या है कि करंट फ्लो के एजेंट कौन होते हैं? आयंस होते हैं। बात करेंगे हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में, वहां क्या है कि करंट फ्लो के एजेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है। तो देखो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अल्फा नेगेटिव हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? उल्टा काम होगा। रेजिस्टेंस यहां पे क्या है कि डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात है सेमीकंडक्टर में। और बात करेंगे किसमें? इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में तो क्या है कि अपन डिफाइन ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी ने मजबूर करा तो अल्फा नेगेटिव ही लिखेंगे। अल्फा क्या लिखेंगे? नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी अल्फा नेगेटिव है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात आपको क्या है कि समझ में आ गई। और बाकी ये बात तो खैर बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो कराना है, करंट का फ्लो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताते हैं। करंट के फ्लो को अपन वाटर फ्लो के एनालोगस बताते हैं। वाटर का फ्लो कैसे होता है किसी भी सर्किट में? वाटर का फ्लो होगा, वाटर आएगा हाई हेड से लो हेड में, ऊपर से नीचे तो आ गया। जब ऊपर से नीचे पानी आ गया तो नीचे से ऊपर क्या है कि साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? साइकिल तब कंप्लीट होगी जब नीचे से ऊपर उसमें क्या है? एक पंप लगाएंगे तो पानी ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से पानी चलेगा। इस पानी की साइकिल को क्या है कि कौन मेंटेन करवाएगा? पंप मेंटेन करवाएगा। कौन मेंटेन करवाएगा? पंप मेंटेन कराएगा। ओके। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज अपनी मर्जी से, पॉजिटिव चार्ज अपनी मर्जी से कहां से जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। लेकिन सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? एक सोर्स लगानी पड़ेगी, एक बैटरी लगानी पड़ेगी, एक ईएमएफ डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करे? पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पहुंचा दे। इस तरह के सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका सर्किट कौन कंप्लीट करेगा? आप पहले घर पे पढ़ेंगे, फिर मेरे पास आएंगे, डाउट पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये सारी क्या है फ्री क्लास अटेंड करेंगे।
तो डाउट पढ़ो, सब पढ़ो, फिर आओ मेरे पास, फिर क्या है कि डिस्कस करो, फिर कंसेप्ट डेवलप करो, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, घूम जाएंगे, बाद में आ जाएगी नीट में ऑल इंडिया रैंक 1। ओके, इस तरीके से चलते चलो। तो देखो ये आपको बात बता दी सेमीकंडक्टर की, ये बात बता दी आपको कंडक्टर की, आपको बात बता दी थी बाकी सबके लिए भी। तो इस तरीके से क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कार्बन, कार्बन के लिए क्या है कि अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, तो कार्बन के केस में टेंपरेचर इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ये डायग्राम है थायरिस्टर, जो क्या है कि जिसमें 4 अल्टरनेट लेयर होती है। थायरिस्टर के अंदर क्या होती है, 4 अल्टरनेट लेयर होती है पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की। ये थायरिस्टर में करंट की एक वैल्यू के लिए वोल्टेज की 2 वैल्यू, इसलिए किसको ओबे नहीं करती, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। याद रखना इक्वेशन V इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है। अगर R कांस्टेंट हुआ तो डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, ओमिक डिवाइसेस हो जाएंगी, और R अगर क्या कि वेरिएबल हुआ तो डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, नॉन ओमिक डिवाइसेस। जिसमें भी V प्रोपोर्शनल आई नहीं होगा वो डिवाइसेस क्या होंगी, नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगी। अब आपको क्या है कि लेके चलते हैं फिर से क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन क्या है, आपने रेजिस्टिविटी देख लिया, कंडक्टिविटी देख लिया, वेरिएशन देख लिया। अब आपको क्या है कि बात बताते हैं हम किरचॉफ लॉ के बारे में। और किरचॉफ लॉ को लेके चलने के पहले आपको लेके चल रहे हैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस पे। इस पे नीट में पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, आता रहेगा, ध्यान से पढ़ो हर चीज, मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। नीट के अंदर सिलेक्शन सबसे आसान काम है, सबसे आसान। थोड़ा थोड़ा क्या है कि हर टॉपिक की क्या है कि जो क्या है कि उनके सब्जेक्ट के जो मैटर है ना, थ्योरेटिकल पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, थ्योरेटिकल पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, और फॉर्मूले को क्या है कि लगाना सीख लो। वो आपको मैं क्या है कि धीरे धीरे हर चीज की क्या है कि सारे क्वेश्चंस कराता रहूंगा और सिखाता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन टाइप का आएगा, कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, कैसे लगाना है, कहां गलतियां होगी, कैसे जल्दी सोल्व करना है। ये चीजें वो सीख जाओगे तो नीट के अंदर लेके आओगे 180 में से 180 फोड़ दोगे। अगर एवरेज भी होंगे तो भी ज्यादा क्या है कि बड़ी बड़ी क्या है कि किताबें पढ़ने से नीट में नंबर नहीं आएंगे। सिस्टम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जैसा आदमी ही बता सकता है। तो देखो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, ये आपको क्या है कि एक कोएक्सियल केबल दिखा रहे जिसपे ये कोड बने हुए हैं। याद रखना जब रेजिस्टेंस बताओगे आप तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है कि आपको ये बैंड दिखेंगे, किसी में 4 वायर दिखे बैंड दिखेंगे, किसी में 3 ही बैंड दिखेंगे। तो पहले जो 2 बैंड है ना वो तो बताते हैं रेजिस्टेंस की फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे पहले जो 2 बैंड है ये तो बताएंगे रेजिस्टेंस की फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और तीसरा बैंड जो है ये बताएगा डेसिमल मल्टीप्लायर। और क्या है कि जो चौथा बैंड आपको बताएगा टॉलरेंस। अगर गोल्ड का हुआ तो 5% और सिल्वर का हुआ तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं हुआ तो ±20%। ये बात क्या है कि कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग होगी। इसको क्या है कि कैसे किसको नंबर कितना दिया, ये नंबर आप याद से रख सकते हैं। ब्लैक को दिया 0 नंबर, ब्राउन को दिया 1 नंबर, रेड को दिया 2 नंबर, ऑरेंज को दिया 3 नंबर, येलो को दिया 4 नंबर, ग्रीन को दिया 5 नंबर, और ब्लू को दिया 6 नंबर, वायलेट को दिया 7 नंबर, ग्रे को दिया 8 नंबर, व्हाइट को दिया 9 नंबर। इसी के अकॉर्डिंग ये डेसिमल मल्टीप्लाई लिखे, ब्लैक का 1, ब्राउन का 10 की पावर 1, रेड का 10 की पावर 2, ऑरेंज का 10 की पावर 3, येलो का 10 की पावर 4, ग्रीन का 10 की पावर 5, ब्लू का 10 की पावर 6, वायलेट का 10 की पावर 7, ग्रे का 10 की पावर 8 एंड व्हाइट का 10 की पावर 9। एंड गोल्ड के लिए क्या है कि टॉलरेंस कितना है 5%, सिल्वर के लिए कितना है 10%, नो कलर के लिए कितना है 20%। अब आपके लिए क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना हो गया एकदम आसान। और क्या है कि यहां पे इसको रटने का एक तरीका बनाया है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड एंड सिल्वर। इस तरीके से आप रट सकते हो। तो देखो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको क्या है कि पहला बैंड क्या है कि मान लो आपको दे दिया ब्राउन, पहला बैंड क्या दे दिया ब्राउन, दूसरा बैंड क्या दे दिया रेड, तीसरा बैंड क्या दे दिया येलो, और चौथा बैंड आपको क्या दे दिया सिल्वर। अब आपको लिखना है रेजिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, ब्राउन का क्या है कि नंबर कितना है 1, रेड का नंबर कितना है 2, फर्स्ट 2 क्या है कि फर्स्ट 2 बैंड क्या बताएंगे, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा बैंड क्या है येलो का क्या है कि यहां पे 10 की पावर 4 ये बताएगा डेसिमल मल्टीप्लायर। प्लस माइनस सिल्वर का कितना है, सिल्वर का 10% ऑफ दिस। ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहां पर देखो, अगर पहला बैंड क्या है येलो, दूसरा बैंड क्या है वायलेट, तीसरा बैंड क्या है ब्लू, चौथा बैंड क्या है यहां पे ग्रीन। तो क्या आ गया येलो का नंबर कितना है 4, वायलेट का नंबर कितना है यहां पर, ये वायलेट का नंबर 7, और ब्लू का नंबर कितना है यहां पे, ब्लू का नंबर देखो 6, तो यहां आ गया 47।
ब्लू नहीं है, ये ब्राउन है, ब्लू नहीं है, ये ब्राउन है, ब्राउन। ब्राउन का नंबर कितना है? 10 की पावर 1। अगर ये ब्राउन है तो 10 की पावर 1। और बाद में क्या है, लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है यहाँ पर? गोल्ड। गोल्ड का कितना है? 5%। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 47 इंटू 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 को 10 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 5%। अगर बात करेंगे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में अपन क्या लिखेंगे? n इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? m अपॉन एन स्क्वायर टू। इस तरीके से क्या है, किसी के बारे में अपन बता सकते हैं। तो ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कलर कोडिंग आपने सीख ली। अब आपको बताते हैं ईएमएफ के बारे में। आपको अभी बताया था, अभी आपको बताया था कि यहां पे क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्लो के एनालोगस है। वाटर नेचुरल मैनर में कहां से कहां आएगा? हाई हेड से लो हेड पे आएगा। लेकिन सर्किट कंप्लीट करने के लिए बिना पंप के वाटर लो हेड से हाई हेड पे नहीं जाएगा। तो पंप लगा देंगे तो हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, आ जाएगा मजा। सर्किट कंप्लीट होता जाएगा और वाटर का फ्लो चलता रहेगा। इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेचुरल मैनर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा अपने आप। लेकिन क्या है कि सर्किट कंप्लीट होने के लिए रेजिस्टेंस का क्रॉस क्या लगा देंगे? एक सेल लगा देंगे, एक ईएमएफ का सोर्स लगा देंगे जो पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां ले जा सके? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जा सके। इस तरीके से क्या है कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट का फ्लो होता रहेगा। तो देखो आपको बात बताते हैं ईएमएफ क्या है, टीपीडी क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप देखिए ईएमएफ ऑफ सेल, पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दो बात बताऊंगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये हमारा सर्किट रेजिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये हमने लगा दिया इसके अक्रॉस ईएमएफ का सेल। इसका हो सकता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो जिसके अंदर क्या है कि इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाए। तो ये करंट का फ्लो हुआ। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां गया? अपने आप आ गया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज तो कहां गया? अपने आप आ गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लाने, ये ए पॉइंट हाई पोटेंशियल है, बी पॉइंट लो पोटेंशियल है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में कौन लेके आया? ईएमएफ का सोर्स। तो यहां पे हमारा क्या है कि सर्किट, अगर यहां पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना है? वी है। यहां पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना है? वी है। और यहां का अगर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता जिसको लिख रहा हूं मैं आर, तो हमारी इक्वेशन क्या होती? ई, जो हमारा क्या है कि ईएमएफ है, इसको क्या लिख दिया मैंने? वी प्लस डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश क्या है? डब्ल्यू डैश है यहाँ पे आई इंटू आर, जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। और वी क्या है? वी है टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। ईएमएफ तो क्या है? अगर क्या है कि यहाँ पे डब्ल्यू डैश जीरो होता तो ईएमएफ क्या होता? वी होता कि नहीं होता? डब्ल्यू डैश कब जीरो होता? जब यहाँ पे आई जीरो होता, तो डब्ल्यू डैश जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू वी हो जाएगा। तो सीधी सी बात याद रखना, जब सेल काम नहीं कर रहा होता है, कब काम नहीं करेगा? जब सेल काम करने के लायक नहीं बचेगा। कब लायक नहीं बचेगा? जब सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी कब होगा? जब सेल हमारा ओपन सर्किटेड पोजीशन में होगा। जब हमारा सेल किस में होगा? ओपन सर्किटेड पोजीशन में होगा। तो ईएमएफ किसके इक्वल आएगा? ईएमएफ किसके इक्वल आएगा? टीपीडी के इक्वल आएगा। तो ईएमएफ की क्या डिफरेंस होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल टर्मिनल इन ओपन सर्किटेड पोजीशन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल टर्मिनल इन ओपन सर्किटेड पोजीशन। ये तो हो गया ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल टर्मिनल इन ओपन सर्किटेड पोजीशन। ये तो हो गया हमारा क्या? ईएमएफ। अब बात करें यहां पे क्या है कि टीपीडी की। ईएमएफ समझ में आ गया ना? ईएमएफ का मतलब क्या है? जब सेल काम नहीं कर रहा होगा। काम कब नहीं करेगा? जब सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, ओपन सर्किट पोजीशन में। जैसे क्या है कि कोई बच्चा है, बच्चा क्या है कि एग्जाम में बैठा है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कब सोल्व नहीं करेगा? जब क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा होगा, भेजे को पार कर रहा होगा, आउट हो गया होगा, तो क्या है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं करेगा। वरना एग्जाम में सोल्व में बैठा है के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो हमारा सेल कब काम नहीं करेगा? सेल कब डिस्चार्ज नहीं होगा? सेल तभी डिस्चार्ज नहीं होगा जब सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो जाए? इन्फिनिटी। अगर सेल क्या है कि डिस्चार्जिंग पोजीशन में सेल से हम करंट ले रहे हैं, तो सेल की क्या है कि वर्किंग पोजीशन में क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के टर्मिनल पे, उसको हम बोलते हैं टीपीडी। तो वी को क्या लिखा अपने? वी को लिखा हमने ई
माइनस आई आर। तो याद रखिए जब सेल डिस्चार्जिंग पोजीशन में होगा, जब सेल डिस्चार्जिंग पोजीशन में होगा तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे अपन टीपीडी। तो याद रख लीजिए सेल डिस्चार्जिंग पोजीशन में वी क्या होता है, लेस देन ई होता है। वी क्या होता है, लेस देन ई होता है। एक बात और याद रखिए, एक बात और याद रखिए, ये सेल सर्किट देखो, ये सेल सर्किट को अपन क्या है कि सिंपल ऐसा दिखाते हैं, जो क्या है कि एक्चुअल में कैसा होता है, ये इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जब सेल डिस्चार्जिंग पोजीशन में होगा तो क्या है कि पॉजिटिव आयन किधर जा रहा होगा, एनोड की तरफ, नेगेटिव आयन किधर जा रहा होगा, कैथोड की तरफ। तो याद रखिए सेल की डिस्चार्जिंग पोजीशन में, सेल की डिस्चार्जिंग पोजीशन में सेल के अंदर करंट फ्लो आयन की वजह से होता है, और किधर की किधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है। अगर क्या है कि मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में करंट फ्लो किससे होता, अगर ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का होता तो आप इसका क्या है कि आयनाइजेशन कर देते तो क्या बन जाता, Cu2+ एंड SO4 2-। तो अगर Cu2+ की वजह से करंट कितनी आ रही है I1, SO4 2- की वजह से करंट कितनी आ रही है I2, तो आप I क्या लिखोगे, I लिखोगे I1 + I2। करंट का फ्लो क्या मानते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में। और करंट क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो याद रखिए I1 I2 दोनों में क्या है कि करंट की डायरेक्शन किधर है, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड। लेकिन याद रखिए कॉपर हल्का है, सल्फेट भारी है, तो कॉपर क्या है, कॉपर के साथ ही तो चार्ज जाएगा। अगर कॉपर हल्का है तो I1 यहां पे क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा, चार्ज जल्दी पहुंचेगा, I1 क्या होगा, I2 से ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन करंट की इक्वेशन क्या होगी, I1 + I2। लेकिन यदि सेल चार्जिंग पोजीशन में आ जाए, सेल चार्जिंग पोजीशन में आ जाए, जैसे ज्यादातर टाइम क्या होता है, ज्यादातर टाइम क्या है कि क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्लास के अंदर क्या है कि बच्चे तुर्रम खा भी आते हैं। तुर्रम खाते हैं तो क्या कर देते हैं वो टीचर के क्या है कि सारे चौंसले बंद कर देते हैं, टीचर को घुमा देते हैं। कैसे, कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे टीचर को समझा देते हैं, टीचर को पढ़ा देते हैं। तो सेल कब चार्ज होगा, सेल तब चार्ज होगा, सेल कब चार्ज होगा, जब टीपीडी किससे ज्यादा हो, ईएमएफ है, उस समय करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, एनोड से कैथोड। ओके, बात याद रखिए, जब सेल चार्जिंग पोजीशन होगा, अभी तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अभी तो करंट की डायरेक्शन क्या है, कैथोड से एनोड। अब क्या है कि ये तो क्या है कि सेल की डिस्चार्जिंग पोजीशन थी, अगर सेल की चार्जिंग पोजीशन का डायग्राम बना देते, ये इक्वेशन तो किस में थी, ये इक्वेशन तो थी सेल की डिस्चार्जिंग पोजीशन में। अगर इक्वेशन बताता सेल की चार्जिंग पोजीशन की, चार्जिंग ऑफ सेल, तो चार्जिंग ऑफ सेल में क्या है कि डायग्राम हमारा ऐसा होता। चार्ज कब होगा, जब चार्जर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ोगे। और याद रखिए चार्जिंग पोजीशन में V कितना होगा, E + IR। सेल की चार्जिंग पोजीशन में टीपीडी किससे ज्यादा होता है, ईएमएफ से ज्यादा होता है। तो एक बात आप दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लेना, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी कहलाता है, और ये टीपीडी ईएमएफ से कम होगा और सेल डिस्चार्जिंग पोजीशन में होगा तो, और अगर सेल चार्जिंग पोजीशन में होगा तो टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा होगा। कई बार नीट में भी पूछा हुआ है, जेईई मेंस में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। और जब सेल काम नहीं कर रहा होगा, जब सेल काम नहीं कर रहा होगा तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी का नाम है ईएमएफ। तो ये बात ईएमएफ की हो गई, ये बात आपको टीपीडी की समझा दी। अब आपको सेल की कुछ बातें और जान लीजिए। सेल हमारा क्या है कि अगर आइडियल सेल बोलते हैं, आइडियल सेल का मतलब क्या है, उसका इंटरनेशनल 0 है। कभी कभी बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड पोजीशन क्या होगी। कई बार क्या है कि हमसे क्या है कि बच्चे पूछते हैं, कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं, बताओ ना सर बताओ ना सर, बताओ ना शॉर्टकट बताओ ना कि एग्जाम में नीट को कैसे क्वालिफाई कर दूं। मैं पढ़ने में क्या है कि दुबला पतला हल्का फुल्का बच्चा हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बता दीजिए कि क्या है कि नीट में मैं टॉपर कैसे बनूंगा, कैसे डॉक्टर बनूंगा। हम उसे क्या बता देंगे, शॉर्टकट बता देंगे कि ये सारे टॉपिक तू कर ले, ये सारे टॉपिक तू कर ले, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये थ्योरी पढ़ ले, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, तो तेरा दिमाग कमजोर भी है तो भी तो सेलेक्ट हो जाएगा। यही बात है शॉर्ट सर्किट। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सेल, ये हमारा इसका इंटरनेशनल। हमने क्या करा, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, मार्केट के कंपटीशन को खत्म कर दिया, ये 0 रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दिया, तो ये हमारी अब करंट चलेगी। करंट कितनी आएगी, E/R। याद रखिए जब सेल हमारा शॉर्ट सर्किटेड पोजीशन में होगा, जब हमारा सेल शॉर्ट सर्किट पोजीशन में होगा, उस समय क्या है कि सेल से जितनी करंट फ्लो होगी जिंदगी में उससे ज्यादा करंट कभी फ्लो नहीं होगी। ये मैक्सिमम करंट है जो एक सिंगल सेल से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आ गई।
आई इक्वल टू ई अपॉन आर। अब बात बताते हैं आपको, सेल के अंदर क्या है कि एक सिंगल सेल, देखो ये सिंगल सेल था हमारा, ये ईएमएफ था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था। अगर हम बात करेंगे इस सेल से क्या है कि जाने वाली करंट को, करंट कितनी आ गई, ई अपॉन आर प्लस आर। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका नाम टीपीडी है, जिसको वी लिखा था ई माइनस आई आर। यहां पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है। ये हमारी जो भी पावर यहां पे डिसिपेट होगी वो हमारी यूजफुल पावर है। यहां पे क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस में जो भी पावर डिसिपेट होगी वो हमारी क्या है कि वेस्टेड पावर है। ओके, तो हमारी क्या है कि यूजफुल पावर कितनी है, आई स्क्वायर स्मॉल आर। एक सिंगल सेल से मैक्सिमम करंट कितनी ड्रॉ करिए, ई अपॉन स्मॉल आर। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, अगर P को लिखा मैंने आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू आर, ये क्या है यूजफुल पावर, जिसको मैंने क्या लिख दिया, आई क्या है ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अगर मुझे पावर को मैक्सिमम करना है, अगर मुझे पावर को मैक्सिमम करना है तो मैं क्या कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, या इसको मैं क्या लिख दूं, P को लिख दूं मैं ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4RR। क्यों ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये पावर मैक्सिमम कब होगी, ये पावर मैक्सिमम होगी, न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो r माइनस आर अगर जीरो है मीन्स r इक्वल टू क्या है, r मीन्स जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है तो लोड रेजिस्टेंस पे पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होती है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका क्वेश्चन कई बार आया है, बोर्ड में भी, नीट में भी, जेईई मेंस में भी। वो अलग बात है, एनसीईआरटी में इसको डिफाइन नहीं करा है, लेकिन क्या है कि आप इसको याद रखना, ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम पावर कितनी आई, मैक्सिमम पावर आ गई ई स्क्वायर अपॉन 4, ये तो कट गया, R4 कट गया, ई स्क्वायर अपॉन 4R। अगर क्या है कि आप ग्राफ देखोगे, अगर आप ग्राफ देखोगे पावर ट्रांसफर का, ये पावर ट्रांसफर का ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा है। आपने क्या देखा, R इक्वल टू आर पर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम है। लेकिन याद रखना, जब लोड रेजिस्टेंस में पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम है तो सर्किट में करंट उस समय कितनी है, सर्किट में उस समय करंट है E अपॉन 2R। ये करंट मैक्सिमम नहीं है। तो क्या पता चला, क्या पता चला, जब सर्किट के अंदर क्या है कि लोड रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होती है तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम नहीं होती है। पावर मैक्सिमम यूजफुल पावर, करंट मैक्सिमम नहीं है। और जब करंट मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम नहीं है। इसी तरीके से याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं जब नॉलेज मैक्सिमम होगा तो सिलेक्शन भी मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं होता है। आप क्या है कि इस युद्ध में किसके लिए युद्ध लड़ रहे हो, सिलेक्शन के लिए, तो घबराना नहीं। सिलेक्शन किससे होगा, बेसिक चीजों को क्या है कि अटमोस्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ो। बेसिक चीजों को, नीट के अगर पेपर देखोगे 21, 22, 23 देखोगे ना तो एकदम क्या है कि टू द पॉइंट क्वेश्चन आए हैं। अरे 40 क्वेश्चन तो क्या है कि अगर आप क्या है कि बेसिक थ्योरी पढ़ लो और उन पे क्या है कि फॉर्मूले पे बेस क्या है कि क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, जिसमें क्या है कि सारा काम हो जाएगा। जैसे आपको जो पढ़ा रहे हैं उतना कर लो। आप क्या है कि रोज इन लेक्चर्स को क्या है कि फॉलो करो। आप कम से कम 40 क्वेश्चन तो एज इट इज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और 5 आप थोड़ी बहुत मेहनत करना। तो कहने का मतलब आप क्या है कि फोड़ने की पोजीशन में आ जाओगे, तो घबराओ मत। तो ये आपके पास क्या है कि पावर मैक्सिमम आ गई, ये आपके पास सर्किट में सारी बातें बता दी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं आगे की बात। एक टर्म यहां पे होती है सेल कैपेसिटी, एक टर्म होती है यहां पे सेल कैपेसिटी। वो क्या होती है, सेल कैपेसिटी को लिखा जाता है एम्पियर आवर से। सेल कैपेसिटी को लिखा जाता है एम्पियर आवर से। सेल कैपेसिटी को लिखा जाता है एम्पियर आवर से। सेल कैपेसिटी को लिखा जाता है एम्पियर आवर से। मींस अगर मैंने क्या लिख दिया, किसी सेल की कैपेसिटी 6 एम्पियर आवर है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अगर सेल से 6 एम्पियर करंट ड्रॉ करेंगे तो 1 घंटे चलेगा, 1 घंटे चलेगा। अगर सेल से अपन क्या है कि 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करेंगे तो ये सेल चलेगा 6 घंटे। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब सेल से अगर ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे, सेल से अगर ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो कम घंटे चलेगा। इसलिए आपको क्या है कि एक और मैं एडवाइस दे रहा हूं, रोज 24 घंटे नहीं पढ़ोगे, 24 घंटे तो पढ़ भी नहीं सकते, रोज आपको 18 घंटे नहीं पढ़ना है। अरे स्मार्ट स्टडी करो, 6 घंटे कोचिंग के और क्या है कि 6 से 8 घंटे क्या है कि स्टडीज के सफिशिएंट टॉप करने के लिए। दिमाग को रखो बैलेंस और साथ में क्या है कि अच्छे क्या है कि न्यूट्रिशन लो बेस्ट, ताकि क्या है कि आपका दिमाग चले हेल्दी। हेल्थ सही रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों हेल्थ बिगाड़ ली ना पढ़ाई के ड्यूरेशन में तो कभी डेंगू हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। और अगर क्या है कि माइंड पूरा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा
तो क्या है कि नंबर नहीं आएंगे, इसलिए हेल्थ का पूरा ध्यान रखना। तो देखो ये आपको सेल कैपेसिटी बता दी। अब आपको लेके चलते हैं यहां पे किरचॉफ लॉ के ऊपर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दो लॉज दिए हैं। दो लॉज क्या है, एक तो क्या है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, एक किरचॉफ सेकंड लॉ है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन लगाते हैं इसलिए उसका नाम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी है। किरचॉफ सेकंड लॉ को अपन लूप में लगाते हैं, उसका नाम इसलिए केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो याद रखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, इस फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ नोड लॉ। इसको लगाते हैं, ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कई बार नीट में पूछा हुआ है, टोटल चार्ज जो जंक्शन पे आएगा, टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल टू होगा टोटल आउटगोइंग चार्ज, या आप क्या बोलोगे, टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इक्वल टू होगा टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन। कोई न्यूमेरिकल होगा, बड़े आराम से सोल्व कर दोगे, बड़े मजे से सोल्व कर दोगे। अगर यहां से 6 एम्पीयर करंट आ रही है, यहां पे 2 एम्पीयर जाएगी, तो यहां कितनी जाएगी, निकाल सकते हो ना खुद ही, कितनी आएगी 4 एम्पीयर। और यहां से अगर 3 एम्पीयर आ गई तो यहां पे कितनी जाएगी, 1 एम्पीयर। और आपको क्या है कि पागल बना दे, वो यहां पे क्या है कि 4 एम्पीयर बोल दे, तो यहां पे पूछा जाए करंट कितनी होगी, तो भाई मेरे अब क्या है कि अगर 1 एम्पीयर आ रही है, 4 एम्पीयर जा रही है, ऐसा थोड़ी होगा। दुकान पे जाओगे बीएमबी रेस्टोरेंट क्या है कि तलवंडी पर किसी को दोगे 10 रुपए दुकान वाले को, और दुकान वाला आपको देता 100 रुपए, ऐसा थोड़ी होगा। अगर 10 रुपए समोसे के दिए उसने अगर आपको क्या कि 100 रुपए वापस लौटा दिए, इसका मीनिंग भूल गए हैं, इसका मतलब 100 रुपए क्या हो गए, उधार। तो यहां पे क्या हो गया है, 1 एम्पीयर करंट आ रही है, 4 तरफ से जा रही है, इसका मतलब आई कितना हो गया, -3 एम्पीयर हो गया। ओके, यहां करंट जा नहीं रही है, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट जा नहीं रही है, करंट यहां पे आ रही है, क्योंकि 3 और 1 मिला के जब भी तो 4 बनेगी। तो ये भी याद रखना, करंट की वैल्यू नेगेटिव आना क्या बता रहा है कि करंट क्या है कि करंट क्या है, करंट की वैल्यू नेगेटिव में जाना क्या बता रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि जो करंट चल रही है उसकी डायरेक्शन डायग्राम के अंदर गलत बता रखी है, डायरेक्शन चेंज कर दो। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। बात बता रहे हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में, किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। किरचॉफ सेकंड लॉ को लगाते हैं किसी भी लूप में, इसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ मेश लॉ, या किरचॉफ लूप लॉ, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सर्किट में क्या होगा, जो टोटल ईएमएफ होगा वो टोटल क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप, मतलब सारे क्या है कि सर्किट में सिग्मा वी क्या बना रहेगा, 0। सर्किट में सिग्मा वी क्या, वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज गेन का सम क्या बना रहेगा, 0। ये अब आप क्या है कि इसकी इक्वेशन लगाओगे कैसे, इक्वेशन लगाओगे कैसे, वो आपको बता देता हूं। देखो न्यूमेरिकल में अगर आपको रेजिस्टेंस मिला, क्या मिला, रेजिस्टेंस, और करंट दे रखी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे वोल्टेज वी है, इस पॉइंट पे वोल्टेज वी भी है। याद रखना सर्किट में करंट फ्लो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होता है। करंट फ्लो किधर से किधर होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो सर्किट में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अगर आप करंट फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो किसे लिखना, -IR से। तो देखो अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो इक्वेशन क्या बनाऊंगा, यहां पे वोल्टेज कितना था, वी ए, कितना लॉस हो गया, IR इक्वल टू क्या बन गया, VB। अगर आप न्यूमेरिकल में VB से B से A की तरफ आ रहे हो, ये हाई वोल्टेज था, ये लो वोल्टेज है। अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज आओगे तो वोल्टेज का गेन होगा VB + IR इक्वल टू क्या बन गया, VA। तो न्यूमेरिकल में इक्वेशन आप किधर भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सेल की बात करोगे, किसकी बात करोगे, सेल की बात करोगे, तो सेल के अंदर क्या है कि सेल के अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सेल के अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सेल में देखना, ये बड़ा डंडा है, छोटा डंडा है, अगर सेल का ईएमएफ कितना है, E, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, बड़ा डंडा जो जुड़ा हुआ हाई वोल्टेज है। अगर यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे वोल्टेज VB है। याद रखना, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाओगे तो वोल्टेज का लॉस होगा तो माइनस से लिखेंगे, तो VA - E इक्वल टू लिख दोगे VB। अगर छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ आओगे तो VB वोल्टेज का गेन होगा + E इक्वल टू क्या हो गया, VA। तो न्यूमेरिकल आप कैसे भी इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो। आपको क्या है कि बात आगे कुछ सर्किट में कैपेसिटर मिल जाएंगे, कैपेसिटर मिल जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये कैपेसिटर मिल गया जिसका कैपेसिटेंस कितना, C, प्लेट पे चार्ज कितना है, Q। अगर यहां पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
और इस ए पॉइंट पे वोल्टेज कितना है वी ए, बी पॉइंट पे वोल्टेज कितना है बी। अगर आप ए से बी जा रहे हो, प्लस वाले टर्मिनल से क्या है कि माइनस वाले टर्मिनल जब जा रहे हो, प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल जब जा रहे हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। क्या लिखोगे वी ए, कितना ड्रॉप होगा क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्या बन गया वी बी। अगर बी से ए की तरफ जाओगे तो वोल्टेज का गेन होगा, कितना लिखोगे वी बी प्लस क्यू अपॉन सी, वी बी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्या हो गया वी ए। तो कहने का मीनिंग आपको क्या है कि तीनों बातें पता चल गई, तो सर्किट में आप किसी की भी इक्वेशन बना सकते हो। अब आपको बता रहे मेसनर इफेक्ट, अब आपको बता रहे मेसनर इफेक्ट एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो क्या है कि टेम्परेचर है जिसमें क्या है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें क्या है कि रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और हमारा क्या है कि मटेरियल सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। तो अगर आप क्या है, अगर आप क्या है कि यहां पे किसी मटेरियल को देखोगे कितने टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा या ट्रांजिशन टेम्परेचर ज्यादा, तो यहां पे क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसे दिखेगी। लेकिन आप किसकी बात करोगे? अगर टेम्परेचर क्या है कि इससे कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपना रूट डाइवर्ट कर लेगी। कहने का मीनिंग क्या है? सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इसको बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे दूर चली जाएगी, इस इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। कई बार आपसे पूछा जाता है। ये कब हुआ? जब टेम्परेचर हमारा इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम है या उसके इक्वल है। अब आपको बताते हैं रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग। सर्किट में रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग करते हैं सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो देखो सीरीज पैरेलल में कैसे करेंगे, आपको रिजल्ट क्या होंगे वो आपको बता रहे हैं। पहले आपको बता रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग। जब बच्चों सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे, ये यहां पे रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं आपको, तीन रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ये बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज कितना है VA। ये सर्किट में करंट है I। यहां पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V1 है, यहां पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V2 है, यहां पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V3 है। हम क्या लगाएंगे? अगर हम क्या है कि सर्किट में KVL लगा रहे हैं तो V बनेगा हमारा कितना IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और V क्या है I इंटू R। तो यहां से R क्या मिला? R मिला है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। R इक्वल टू क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में क्या है कि सभी रेजिस्टेंस से गुजरने वाली करंट सेम रहेगी। सीरीज में क्या है कि रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको पावर कंज्यूम निकालनी है तो किससे निकाल लेना? आप पावर कंज्यूम V²/R से भी निकाल सकते हो, IV से भी निकाल सकते हो और I²R से भी निकाल सकते हो। लेकिन सीरीज में आपके लिए क्या इजी रहेगा? I²R से निकालना इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है। तो पावर कंज्यूम्ड जो आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आएगी। ओके, अब आपको क्या है कि बात बता रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में। अब आपको बात बता रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में। ये पैरेलल ग्रुपिंग है। ये यहां पे आपको तीन रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं पैरेलल में, जिसका क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगा है V वोल्ट का। ये R1, R2 एंड R3 तीन रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं पैरेलल में। ये करंट जा रही है I। याद रखना पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है कि सभी रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट होगी। करंट किधर से किधर जाएगी? करंट क्या है कि रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस जंक्शन पे जंक्शन लो लगा देंगे। I इक्वल टू क्या बना? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो बना जंक्शन लो, ये तो क्या बना? जंक्शन लो। और I क्या होगा? I होगा V/R इक्विवेलेंट और I1 क्या होगा? V/R1। I2 क्या होगा? V/R2। I3 क्या होगा? V/R3। इससे सोल्व कर देंगे तो आपके पास 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल में यदि आप कहेंगे एन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? अगर सबकी वैल्यू R है तो R/N। तो आपको पैरेलल सर्किट में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या पता चली? पैरेलल सर्किट में सभी रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सभी रेजिस्टेंस से गुजरने वाली करंट डिफरेंट होगी और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में। पावर निकालना तो V²/R से निकालना था। पावर कंज्यूम क्या होगा? रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ये मान लो 3 ओम है, ये मान लो 6 ओम है, ये मान लो 2 ओम है और ये यहां पे बैटरी लगी हुई है मान लो 4 वोल्ट की।
अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट क्या होगी। ये 3 ओम 6 ओम, 3 ओम 6 ओम किस में है, ये 3 ओम 6 ओम किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 3 और 4 क्या बनेगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, तो 18/9 मतलब कितना बना 2 ओम। तो यहां पे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 यहां का 2 यहां का, 2 कितना हो गया 4, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। सर्किट में करंट कितनी आ गई, सर्किट में करंट होगी नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, कितना आ गया 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर आई तो यहां पे क्या है 2 ओम पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 2 वोल्ट का I इंटू आर, तो बचा हुआ 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है सेम, तो 3 ओम और 6 ओम पे क्या है दोनों पे कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट का। अगर इस करंट को निकालोगे, इसका नाम I1 है, इसका नाम I2 है, I1 कितना हो जाएगा 2/3, I2 कितना हो जाएगा 2/6, इस तरीके से निकाल सकते हो। आप दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते हो, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, तो यहां पे क्या है करंट कितनी आई थी हमारी 1 एम्पियर, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2, एक इक्वेशन ये बना दी। और क्या है कि आप I1 इंटू 3 इक्वल टू कर दिया I2 इंटू 6, इससे I1 I2 का रिलेशन आ गया, I1 कितना आ गया, I1 आ गया 2I2, इस वैल्यू को यहां रख देना, I1 I2 निकल जाएंगे। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो ये बातें मैंने आपको बताई है सीरीज पैरेलल की। अब आपको बात बता रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जो आपसे पूछा जाता रहता है। व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने क्या है कि 4 रेजिस्टेंस, एक गैलोमीटर जिसका भी रेजिस्टेंस है उसका क्या है कि एक ग्रुप सिस्टम बनाया जिसका नाम पड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये यहां पे रेजिस्टेंस है P, ये रेजिस्टेंस है Q, ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है S, S यहां पे नॉन रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का नाम है D। यहां पे B और D के बीच में हमने लगा दिया गैलोमीटर, ये लगा दिया की, और ये A और C के बीच में हमने लगा दिया सेल, और ये लगा दी की। अब देखो ये क्या है कि ब्रिज बैलेंस पोजीशन में होगा। बैलेंस पोजीशन में कब आएगा, जब B पॉइंट और D पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो। जब B पॉइंट और D पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे तो गैलोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। उस समय हम बोलेंगे कि ब्रिज बैलेंस पोजीशन में। ऐसा कब होगा, जब A और B के बीच में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और A और D के बीच में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप सेम हो, तो ब्रिज बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। इसकी क्या है कि सिंपल इक्वेशन क्या मिलेगी, जब भी किसी न्यूमेरिकल में P/Q इक्वल टू क्या मिल जाए R/S, ये होगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपको AB और BC जो बताया इसको रेशियो आर्म बोलते हैं, और AC और BD इसको कंजुगेट आर्म बोलते हैं। रेशियो आर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां रेजिस्टेंस रेशियो की फॉर्म में होते हैं। जब सेल बैलेंसिंग पोजीशन में आ जाएगा, जब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, उस समय आप गैलोमीटर को हटा सकते हो, इस ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस लगा उसको हटा सकते हो, और गैलोमीटर सेल की पोजीशन को भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये तो बात होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब आपको बात बताते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करने वाला एक एपरेटस है। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है। इस तरीके का सिस्टम होता है मीटर ब्रिज में। ये 2 L शेप की स्ट्रिप होती है। आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज को देखते जाओ और क्या कि आपका डायग्राम बनता जाएगा। देखो ये ऐसा होता है हमारा मीटर ब्रिज। यहां पे 1 मीटर लंबा वायर लगा हुआ है। देखो ये पॉइंट का नाम रखा A, इस पॉइंट का नाम रखा मैंने B, इसका नाम रखा मैंने C। A और B के बीच में क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस P, इसके बीच में क्या रेजिस्टेंस लगा है Q, और A और D के बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पे R, और यहाँ पर C और D के बीच में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है S, और ये B और D के बीच में क्या लगा हुआ है गैलोमीटर, और ये की, और A और C के बीच में क्या लगा है सेल, और ये की। अब क्या है कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे यहाँ पे व्हीटस्टोन इसका मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में अगर क्या है कि ये एंड करेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे तो P को क्या लिखेंगे, अगर रो रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ मान लो L है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे रो L अपॉन ए, P इक्वल टू लिखेंगे रो L अपॉन ए, और Q इक्वल टू क्या लिखेंगे रो 100 माइनस L अपॉन ए। तो P अपॉन Q क्या हो गया, P अपॉन Q आ गया आपका L अपॉन 100 माइनस L इक्वल लिख देंगे R अपॉन S। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर देंगे। अगर एंड करेक्शन को भी कंसीडर करोगे, थोड़ी सी लेंथ बच गई ना, तो अगर लेफ्ट साइड के एंड करेक्शन को अपन मान रहे अल्फा, राइट साइड के एंड करेक्शन को मान रहे अपन बीटा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इक्वेशन L प्लस अल्फा
अपॉन 100 माइनस एल प्लस बीटा, जहाँ पे अल्फा बीटा क्या कि एंटी करेक्शन है लेफ्ट राइट के एडिशनल लेंथ की वजह से एडिशनल लेंथ को रिप्रेजेंट करा अपन इससे इक्वल टू लिख दिया पी अपॉन क्यू। इस तरीके से क्या है कि हम मीटर ब्रिज का क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ये मीटर ब्रिज है। अब आपको क्या है कि बता रहे गैलोमीटर केवल करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, गैलोमीटर क्या है कि सर्किट में करंट को मेजर नहीं करता। अब गैलोमीटर की क्या है कि हेल्प से हम क्या है कि गैलोमीटर को हम वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, गैलोमीटर को हम अमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। आइडियल अमीटर का इंटरनेशनल 0 होता है, आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनेशनल इन्फिनिटी होता है। वोल्टमीटर को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टमीटर को जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा देंगे। अमीटर वोल्टमीटर से जो भी मेजरमेंट होगा वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है कि ट्रू वैल्यू से कम होगा, इसलिए एरर दोनों में नेगेटिव होती है, करेक्शन पॉजिटिव होता है। अब देखिए आपको क्या की बात बता रहे हैं, अमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे और गैलोमीटर को क्या है कि अमीटर वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये बात आपको बताते हैं। देखो अगर ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सर्किट है, अगर इस रेजिस्टेंस से जाने वाली एक्चुअल करंट देखनी है, एक्चुअल करंट देखनी है, तो एक्चुअल करंट कितनी है, आई एक्चुअल, ये है ई अपॉन आर। लेकिन अगर क्या है कि आपने यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए क्या लगा दिया, एक अमीटर लगाया, अमीटर को पहले लगाओ बाद में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है आर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अब करंट मिलेगी आई डैश, ये मेजर्ड वैल्यू है, कितनी मिलेगी ई अपॉन आर प्लस आर। क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, ये मेजर्ड वैल्यू जो है ना करंट की, एक्चुअल वैल्यू जिसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है, एरर कैसे निकालोगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, फ्रैक्शन एरर कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, इससे। ये तो बात होगी करंट का मेजरमेंट करने की। अब आपको बता रहे पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कैसे करोगे। वोल्टमीटर को हमेशा क्या है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दो, वोल्टमीटर को हमेशा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये अगर करंट कितनी चल रही है आई, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, वी इक्वल टू कितना होगा आई आर। ये तो क्या है एक्चुअल वैल्यू, ये तो क्या है एक्चुअल वैल्यू है। अब आपने किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। दुनिया में ऐसा कोई वोल्टमीटर नहीं है जो आइडियल हो, इसका कुछ ना कुछ इंटर रेजिस्टेंस होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ये करंट आएगी, ये कितना मेजर करेगा, ये मेजर करेगा आई डैश आर, जो किससे कम होगा, जो आई आर से कम होगा। कहने का मीनिंग क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू जो आएगी ना पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टमीटर से, वो एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी। एरर निकालने का फॉर्मूला वही है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो जब भी आपको क्या है कि वोल्टमीटर के मेजरमेंट में एरर निकालने को बोले, जब भी वोल्टमीटर के मेजरमेंट में एरर निकालने को बोले तो क्या करोगे आप, सीधा सिंपल काम करोगे, बिना वोल्टमीटर रीडिंग निकाल दो और वोल्टमीटर लगाने के बाद रीडिंग निकाल दो। वोल्टमीटर लगाने के बाद जो रीडिंग आएगी वो तो आ जाएगी आपकी, क्या आएगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बिना वोल्टमीटर जो आएगी वो आएगी एक्चुअल वैल्यू, और आप एरर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, एक आपको क्वेश्चन बताते हैं, देखिए। ये आपको रेजिस्टेंस दे दिया 20 ओम और ये आपको दे दिया 30 ओम, ये बैटरी लगा दी यहाँ पे 50 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या है कि हमने लगा रखा है वोल्टमीटर, और आपको बोला कि इस वोल्टमीटर रीडिंग कितनी है, इस वोल्टमीटर रीडिंग है यहाँ पे कितनी 20 वोल्ट। अब पूछा वोल्टमीटर क्या कहेगी, इंटर रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आपको क्या पता चल रहा है, अगर इसकी कहेगी रीडिंग कितनी आ रही है 20 वोल्ट, कहने का मतलब 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 20 वोल्ट, सेल कितना लगा है 50 वोल्ट का, तो सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसका वोल्टेज का सम। तो यहां अगर 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है तो यहां कितना होगा 30 वोल्ट का। अब यहां 30 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहा है 30 ओम पर, इसका मतलब 1 ओम पर 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए रेजिस्टेंस कितना चाहिए 20 ओम, और 20 ओम होने के लिए ये वोल्टमीटर को आइडियल होना जरूरी है। आइडियल का मतलब इस वोल्टमीटर इंटर रेजिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, कहने का मतलब इस वोल्टमीटर के मेजरमेंट में क्या नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी। इस तरीके से आप क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या है कि लेके चलते हैं गैलोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज करते हैं, गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं। ज्यादा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप क्या है कि मैट्रिक ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको क्या है कि बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे सब चीजों का। अब आपको बता रहे हैं गैलोमीटर का अमीटर में कैसे कन्वर्जन होगा। आपको मालूम है आइडियल अमीटर का इंटर रेजिस्टेंस 0 होता है, तो इसका मतलब अमीटर बनाने का मतलब क्या है, अमीटर बनाने का मतलब है कम रेजिस्टेंस का डिवाइस बनाना। रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब चीजों को पैरेलल लगाते हैं।
तो याद रखना जब भी गैल्वेमीटर को हमको अमीटर में चेंज करना है, ये गैल्वेमीटर से जाने वाली फुल डिफ्लेक्शन करंट है, ये आई यहाँ पे अमीटर की रेंज है। जब भी गैल्वेमीटर को आपको अमीटर में चेंज करना है तो गैल्वेमीटर के पैरेलल में एक मोटा वायर लगाएंगे, उस मोटे वायर को बोलते हैं शंट। मोटा वायर क्यों लगाते हैं? आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, जिसका ए ज्यादा होगा उसका आर कम होगा। शंट कैसा होता है? पतला वायर। शंट कैसा होता है? जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो गैल्वेमीटर को अमीटर में जब चेंज करना है तो गैल्वेमीटर के पैरेलल में एक मोटा वायर लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? शंट। एंड पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? सेम। आईजी यहाँ पे क्या है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी यहाँ पे क्या है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। जी क्या यहाँ पे? गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस। कई बार न्यूमेरिकल में गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस दे रखा होता है और कई बार नहीं भी दिया होता। नहीं दिया होगा तो आपको गैल्वेमीटर में डिवीजन दे रखे होंगे। एक डिवीजन के लिए वोल्टेज की वैल्यू दे रखी होगी, एक डिवीजन के लिए आपको करंट की वैल्यू दे रखी होगी। कैसे निकाल लोगे गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस? फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाई फुल स्केल करंट। तो एक कैसे निकालोगे फुल स्केल वोल्टेज? एक डिवीजन के लिए वोल्टेज दे रखा होगा, नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देना तो फुल स्केल वोल्टेज आ जाएगा। एक डिवीजन के लिए करंट की वैल्यू दे रखी होगी, नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देना फुल स्केल करंट आ जाएगी। और पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? सेम। तो आईजी इंटू जी इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू हो गया आई माइनस आई जी इंटू एस। यहां से इस तरीके से न्यूमेरिकल में शंट रेजिस्टेंस निकाल दोगे। अगर आई जी आई से बहुत कम हो तो इग्नोर भी कर सकते हो आप न्यूमेरिकल में, ये आपका शंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इस तरीके से गैल्वेमीटर को हम अमीटर में चेंज कर सकते हैं। आई यहाँ पे अमीटर की रेंज है। अब आपको बता रहे हैं गैल्वेमीटर को क्या है कि वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे। आपको मालूम है आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। कहने का मीनिंग क्या है कि वोल्टमीटर बढ़ाना है, अगर वोल्टमीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो जब भी गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे, गैल्वेमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे। ये लो गैल्वेमीटर का कन्वर्जन हो गया वोल्टमीटर में, ये आ गया गैल्वेमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर में। ये गैल्वेमीटर इसके सीरीज में लगा दिया हाई रेजिस्टेंस वायर, ये फुल डिफ्लेक्शन करंट है आईजी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है ये वोल्टमीटर की रेंज है, जिसको क्या लिख दिया? आई जी इंटू जी प्लस आर। तो यहां से क्या है कि न्यूमेरिकल में आप आर निकाल दोगे वी अपॉन आई जी माइनस जी। इस तरीके से क्या निकल जाएगा? आपके पास क्या है कि गैल्वेमीटर के सीरीज में लगने वाला रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इस तरीके से गैल्वेमीटर किस में चेंज हो जाएगा? वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी, सोल्व कर देंगे। अब आपको बता रहे हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। बैलेंसिंग पोजीशन में सर्किट से ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो यहां पे क्या है कि इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? दो सेल के ईएमएफ भी कंपेयर कर सकते हैं और अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, हर फॉर्मूला कुछ भी निकालते हैं। पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट एक सेकेंडरी सर्किट। एक टर्म होती है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले प्राइमरी सर्किट देखो, ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है जिसमें ये लगा है प्राइमरी सेल, ये की लगी हुई है। और ये पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में ये 10 मीटर लंबा वायर होता है। ये वायर की लेंथ है, ये वायर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रो लिखा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टिविटी नहीं है, जिसको क्या लिखेंगे? आर डब्ल्यू अपॉन एल डब्ल्यू। ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहां पे टर्म डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको बोलते हैं ये पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है ये कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन का बना होता है। पोटेंशियोमीटर का जो वायर है ये बना होता है कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन की। कॉन्स्टेंटिन मैंगनीन जो बनी होती है इसका के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैंने कैसे लिखा है? क्योंकि रो से मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिख रहा हूं और इसका क्या है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कम होता है। प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, पहले भी नीट में पूछा जा चुका है। ये तो बात होगी इसके प्राइमरी सर्किट की। अब बात बता रहे हैं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है? पोटेंशियोमीटर का जो वायर है इसकी पर यूनिट लेंथ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कितना हो जाएगा? ईपी अपॉन एल डब्ल्यू। इसका जनरल फॉर्मूला अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं एक्स से लिखूं, ये जनरल फॉर्मूला है आई इंटू रो। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेना। और पोटेंशियल ग्रेडियंट न्यूमेरिकल में कैसे निकालोगे? ये हमारा क्या है कि सेकेंडरी सर्किट लगाएंगे, ये प्राइमरी सर्किट था। सेकेंडरी सर्किट में हमने लगा दिया स्टैंडर्ड सेल और ये लगाया गैल्वेमीटर और इसको किया कि बैलेंस कर देंगे। तो जोंकी को जब मूव कराएंगे जिस पॉइंट पे जाके किया कि बैलेंस होगा, जब VA माइनस VJ इक्वल टू ES हो जाएगा। गैल्वेमीटर में जब डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा हम बोलेंगे ये सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो गया है। तो उस समय क्या है कि हम क्या है कि एक्स निकाल लेंगे। एक्स कितना होगा यहाँ पर? VA माइनस VJ, जो वोल्टेज ड्रॉप है वही ES है, तो हम क्या लिख देंगे?
ई एस इक्वल लिख देंगे एक्स इंटू बैलेंसिंग लिंक। इस तरीके से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल देंगे। एक बार न्यूमेरिकल में अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल ली, पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट की हेल्प से आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल ली। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक प्राइमरी सर्किट के पैरामीटर आप चेंज नहीं करेंगे। अब आप कुछ भी निकालो, इससे सेल का ईएमएफ कंपेयर करो, चाहे कुछ भी करो, आप कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू वही रखेंगे। याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा रहेगा। जितनी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी, इस पोटेंशियोमीटर के क्या कि इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ज्यादा सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? ज्यादा सेंसिटिविटी का मतलब है कि ये पोटेंशियल ड्रॉप की कम वैल्यू को भी ज्यादा करेक्टली मेजर करके देगा। जैसे हमारा वोल्टमीटर है, ये हमारा क्या है कि केवल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वो भी कम वोल्टेज को मेजर नहीं करेगा, थर्मो ईएमएफ जैसी चीज को मेजर नहीं करके देगा। ये हमारी क्या है कि वोल्टमीटर की लिमिटेशन होती है। जैसे अमीटर है, अमीटर करंट मेजर करेगा लेकिन सही मेजर करके नहीं देगा। तो देखो यहां पे क्या है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेल की ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे वो आपको बता रहे हैं। देखो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट, ये हमने लगा दिया फर्स्ट सेल, ये हमने लगा दिया सेकंड सेल। याद रखना पोलरिटी हमेशा इस ए पॉइंट से पॉजिटिव कनेक्टेड होनी चाहिए। ये E1 है और ये E2 है, इसका नाम X है, इसका नाम Y है, इसका नाम Z है, ये गैलोमीटर कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, पहले X का कनेक्शन किससे कराएंगे? Z से, और यहाँ पे जोकी को मूव कराएंगे और बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। मान लो पोटेंशियोमीटर के क्या है कि वायर पे बैलेंसिंग पॉइंट क्या मिला? L1। अगर बैलेंसिंग पॉइंट आपको L1 मिल रहा है, इसका मतलब सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे बैलेंस हो रहा है? E1 के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हुआ है L1 लेंथ पर। तो E1 इक्वल टू क्या लिख देंगे? X इंटू L1। अब हमने X के Z का कनेक्शन हटा देंगे और कनेक्शन किसका कर देंगे? Y का Z के साथ कनेक्शन कर देंगे। फिर से जोकी को मूव कराएंगे। अब ये E2 अगर E1 से ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ पे ज्यादा आएगी, E2 E1 से कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी, E2 E1 के इक्वल आएगा तो बैलेंसिंग लेंथ सेम आएगी। मान लो अब बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L2, तो आप क्या लिखोगे? सेल E2 के टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो गया L2 लेंथ पर, तो E2 कितना हो गया? X इंटू L2। तो आप क्या लिख दोगे? E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2। तो अगर आपको जस्ट कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर E2 को निकालना है तो E1 का नोन होना जरूरी है। कभी कभी क्या है कि दो सेल भी जुड़े होंगे तो कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड से सोल्व कर देना। कैसे सोल्व कर दोगे वो भी आपको बता देते हैं। देखो अगर सर्किट में ऐसे दो सेल लगा दिए, ये लगा दिए, ये E1 है और ये E2 है, ये दूसरा लगा दिया, ये E1 है, यहां पोलरिटी उल्टी कर दी, ये X है, ये Y है और ये Z है, ये गैलोमीटर है। अब पहले वही काम कर रहे हैं हम, पहले X का कनेक्शन Z से करा रहे हैं, बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं। मान लो X का कनेक्शन Z से कराने पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? L1। तो देखो क्या हो रहा है, E1 प्लस E2 इक्वल टू कर देंगे न्यूमेरिकल में XL1। अब X का कनेक्शन Z से हटा दिया, वापस क्या करेंगे? जोकी को मूव कराएंगे और बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। मान लो बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर है? L2 लेंथ पर। ये दोनों सेल उल्टे लगे हुए हैं, E1 माइनस E2 हो जाएगा, इसलिए तो आप क्या लिख देंगे? E1 माइनस E2, हम मान रहे हैं E1 E2 से बड़ा है, इक्वल टू क्या आ गया? X इंटू L2। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, ये तो क्या मिला? L1 अपॉन L2। इसको सोल्व करोगे ना तो कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड है, डायरेक्ट लगाना, E1 अपॉन E2 आएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। इस तरीके से आपको E1 अपॉन E2 मिल जाएगा। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल का इंटररेजिस्टेंस निकालना है, वो कैसे निकालोगे वो भी आपको बता देते हैं। वो भी कई बार किया कि आपको बोर्ड में, नीट में, जेईई में, सब में आता है। देखो हमने जब सेल का आपको बारे में बताया था, ये हमारा सेल सर्किट था। सेल के इंटररेजिस्टेंस को क्या लिखा हमने? E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये सेल का इंटररेजिस्टेंस है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट, ये पोटेंशियोमीटर का हमारा सर्किट, ये लगा दिया हमने स्विच। अब सबसे पहले क्या करेंगे, और यहां से कनेक्शन कर दिया गैलोमीटर का, सबसे पहले क्या करेंगे? स्विच को ओपन रखेंगे और क्या है कि जोकी को मूव कराएंगे और बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे।
बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने पे आपको पता चला कि ई के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे बैलेंस हो रहा है, L1 लेंथ पर। तो L1 लेंथ पे बैलेंस होने का मतलब क्या है, आपका ईएमएफ बैलेंस हुआ है L1 लेंथ पर, और इसके बाद स्विच को क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर से बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं, बैलेंसिंग पॉइंट कितने मिला, L2 पर। इसका मतलब क्या है, आर के रेजिस्टेंस टीपीडी आपको मिल गया, टीपीडी कहां पे बैलेंस हुआ है, L2 पर। तो आप क्या लिखेंगे, E इक्वल टू लिख देंगे XL1, और V इक्वल टू क्या लिख देंगे, XL2। इस तरीके से आपको क्या मिला, R निकालने के लिए सीधा इक्वेशन लगाना है, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। अब आपको क्या है कि यहां पर बात बता देते हैं, जब सेल की सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग करोगे तो सीरीज में क्या है कि रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाएंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, सीरीज में सेल के ईएमएफ भी ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में जब करोगे, पैरेलल का आपको पता ही है कि वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। सेल ग्रुपिंग के अंदर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके, सेल ग्रुपिंग में सबसे क्या है कि बेस्ट ग्रुपिंग होती है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। और आपको पता है कि पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम कब आती है, जब एक्शन रेजिस्टेंस हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। अगर आपको क्या है कि डिटेल्ड क्या है कि और डिटेल दुनिया की सारी चीजें, सारी कहानी जानना चाहते हो तो क्या है कि आप मेडिटेक ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें के अंदर ये सारे वीडियो आपको डिटेल वे में मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।